हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आए एयर पैराडाइज के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम आइलैंड पाए सभी क्रिमिनल में से एक समुराई क्रिमिनल की बैक स्टोरी को देखते हैं, जिसे लोग ब्लेड ड्रैगन कहते थे। वो सभी 8 प्रोविंसेस में सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। वो आगे बोलता है कि जब उसे लड़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग लोग मिलना बंद हो गए तो उसे एक लॉर्ड की तरफ से उसके ऑफिसर बनने का ऑफर आया। उस लॉर्ड को अपने मैंसन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व था और उसके नाम का मतलब भी ड्रैगन था, इसलिए उस समुराई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आगे हम देखते हैं कि वो समुराई उस लॉर्ड के साथ बैठकर ड्रिंक्स पी रहा होता है। तभी वो लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारा नाम भले ही ब्लेड ड्रैगन हो, लेकिन तुम किसी असली ड्रैगन को थोड़ी हरा सकते हो। यह सुनकर उस समुराई को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गेट पर बनी हुई एक ड्रैगन की मूर्ति को 2 हिस्सों में काट देता है। यह सुनकर उसके साथ आया साइमन उसे बोलता है कि उसका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और इसलिए वो उसे नहीं समझ सकता है। इस पर वो समुराई बोलता है कि उसने सही कहा, इसकी वजह से उस लॉर्ड का पूरा क्लैन उसके पीछे पड़ गया और उसे मौत की सज़ा मिल गई। अब जब उसकी सज़ा को माफ़ी मिल जाएगी तो वो अपने स्वॉर्ड स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर करेगा और उस लॉर्ड के पूरे मैंसन को 2 हिस्सों में काट देगा। इस पर साइमन बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो। इस पर वो समुराई बोलता है कि वो लोग उससे भी ज़्यादा अजीब हैं। क्या उसे क्रिमिनल्स का गला काट के कमाए गए पैसे अच्छे लगते हैं? इस पर वो असाइमन, जिसका नाम यामाडा असाइमन होता है, उस समुराई से बोलता है कि वो लोग सिर्फ क्रिमिनल्स का गला काट कर नहीं कमाते हैं, बल्कि स्वॉर्ड्स को टेस्ट करते हैं और दवाइयाँ भी बनाते हैं। इसलिए वो लोग उसके जैसे लोगों की तुलना में सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। और डाइसेक्शन से भी ह्यूमन बॉडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे एडवांस बीमारियों को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और इससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा भला होता है। इसके बाद यामाडा अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि और इसलिए वो उसे उसके डाइसेक्शन टूल की बेइज्जती नहीं करने देगा। इस पर सम्राट उसकी तलवार से अपनी रस्सियाँ काट लेता है और बोलता है कि जो भी हो, बस वो उसके रास्ते में ना आए। यामाडा सम्राट से पूछता है कि आगे वो क्या करेगा। इस पर वो सम्राट बोलता है कि सबसे पहले वो सभी कंपटीशन को खत्म कर देगा और बाद में आराम से अमृत वाली जड़ी बूटी को ढूंढेगा। इस पर यामाडा सोचता है कि यह बिल्कुल इंसेक्ट पॉइजन बनाने जैसा है। तुम जितना इंतजार करोगे, आखिर में सर्वाइव करने वाला इंसेक्ट उतना ही ज़्यादा जहरीला होगा। लेकिन क्या सच में ये ठीक होगा? आखिर यहाँ पर सभी जहरीले इंसेक्ट नहीं है। अगर सोगनेट बेसब्र होकर और भी ज़्यादा ताकतवर और जहरीले इंसेक्ट यहाँ पर भेज देता है तो क्या होगा? लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर जैसे क्रीचर आ जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है गाबीमारू और साकागिरी पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक मछली के सिर वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसके बाद गाबीमारू साकागिरी को पीछे रहने को कहता है और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर गाबीमारू को अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर गाबीमारू के पैर को पकड़ कर उसे जमीन पर पटक देता है। इस पर गाबीमारू को अपने मास्टर की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि उसे कभी भी एक अनजान दुश्मन से नहीं फाइट करनी चाहिए। इसके बाद गाबीमारू सोचता है कि क्या उन लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर क्या उसे सिर्फ अकेले भाग जाना चाहिए। तभी एक मॉन्स्टर गाबीमारू के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद गाबीमारू सागिरी से बोलता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है और उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गाबीमारू बोलता है कि अब सोचने का समय खत्म हो गया है और वो अपने फायर जुत्सु को एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गाबीमारू एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था अपने एस्टिक ब्लेज का यूज़ करके। गाबीमारू सोचता है कि अभी कुछ भी सोचने का समय नहीं है, उसे इन सबको मारना होगा ताकि वो अपनी सज़ा को माफ़ करवा सके और इस खतरनाक दुनिया से निकल सके। तभी हम सागिरी को देखते हैं कि जो सोच रही होती है कि उसे पता था कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन यह जितना उसने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ आने के कुछ घंटों बाद ही सब कुछ बदल चुका है। यह बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रही है। क्या यह सच में पैराडाइज है? लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सागिरी के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन सागिरी उसके हमले से बच जाती है, लेकिन कुछ सेंटीपीड उसको पकड़ लेते हैं। तभी गाबीमारू का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो सोचता है कि उसके उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने सामने खड़े दुश्मन के ऊपर उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन तभी गाबीमारू को अपनी वाइफ की एक बात याद आती है कि उसे हमेशा अपने इमोशंस को फॉलो करना चाहिए, और ये सोचते हुए गाबीमारू सागिरी को बचा लेता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन एक आदमी आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक फीमेल निंजा और एक और असाइमन होता है। उस निंजा का नाम यूजुरिया होता है और वो गाबीमारू की तारीफ करते हुए बोलती है कि वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। वो आगे बोलते हैं कि वो भी उसकी तरह एक निंजा है। तभी गाबीमारू उसे कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी गाबीमारू को उसकी वाइफ की एक बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। इसलिए गाबीमारू उन लोगों को थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो उस निंजा से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, वो दोनों तो एक दूसरे के राइवल हैं। इस पर यूजू गाबीमारू को सेड्यूस करते हुए बोलते हैं कि उन दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तभी गाबीमारू उसके हाथ को मोड़ते हुए उसके ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है कि वो उसे सेड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कनोइची के सभी मेथड्स को जानता है। इसके बाद यूजू बोलती है कि उसे पता था, लेकिन वो फिर भी एक बार ट्राई करना चाहती थी। लेकिन वो साथ काम करने वाली बात को लेकर सीरियस है। आखिरकार 5 लोगों का साथ होना 3 लोगों के साथ होने से ज़्यादा बेहतर है। तभी साइकिरी यूजू से पूछती है कि उसके साथ 2 असाइमन क्यों हैं। इस पर दूसरा असाइमन बोलता है कि उसका नाम यामादा असाइमन गेंजी है और उसे मोरो माकिया को असाइन किया गया था, लेकिन इस लड़के ने माकिया को बेवकूफ़ बना के बड़ी आसानी से मार दिया। इसलिए उसे लगा कि इसे कंट्रोल करना एक एग्जीक्यूशनर के बस की बात नहीं है, इसलिए वो इसके ऊपर नज़र रखने के लिए इसके साथ साथ आ गया। वहीं पर इस बात पर गाबीमारू और सागिरी सोचते हैं कि यूजू ने जरूर इसे सेड्यूस कर लिया होगा। सागिरी सोचती है कि वुमेन हमेशा से गेंजी की कमजोरी रही हैं।
तभी उनके साथ खड़ा मोटा आदमी बोलता है कि उसका नाम अमादा साइमन सेंटा है और उसे यूजू को असाइन किया गया है। यूजू राही आगे बोलते हैं कि उन लोगों ने यहाँ तक आते समय बहुत सारे क्रेजी बग्स और मॉन्स्टर स्टैचूज को देखा है, इसलिए उसे पता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अमृत को जल्द से जल्द हासिल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना किसी प्लान के अपनी जान गंवाना भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। इसके बाद सागरी गाबीमारू से बोलती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं तो इससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर यूजू गाबीमारू को गले लगाते हुए उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन गाबीमारू उसका हाथ मोड़ते हुए उसे जमीन पर पटक देता है और बोलता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो उसके साथ काम करेगा। वैसे भी वो किसी कनोइसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। इस पर यूजू उसको जकड़ते हुए बोलती है कि उसने कभी नहीं कहा कि उससे एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो दोनों एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर हम दोनों को भी अमृत मिल भी गया तब भी हम में से किसी एक की ही सज़ा माफ़ होगी। इसलिए वो सिर्फ इतना चाहती है कि जब तक वो एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकें उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस पर काबीमारू पूछता है कि उसके साथ काम करके उसे क्या फ़ायदा होगा। इस पर यूजू बोलती है कि गाबीमारू के स्ट्रेंथ के बदले में वो उसे इन्फॉर्मेशन दे सकती है। जैसे तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये मॉन्स्टर स्टैचू सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ये ह्यूमन फेस वाले बटरफ्लाइज हैं। इनके स्किल्स में हेलुसिनेशन यानी भ्रम पैदा करने वाले पॉइजन्स हैं। इस पर गाबीमारू बोलता है कि उसे ये सब कैसे पता। इस पर यूजू उसे बोलती है कि उसने मारो माकिया को मारकर उसके ऊपर ये सभी टेस्ट किए थे। तभी साइमन सेंटा बोलता है कि इन मॉन्स्टर के द्वारा पहने जाने वाली चीज़ें बुद्धिज्म और टाओइज्म की से कनेक्टेड लगती हैं, लेकिन ये दोनों रिलीजन अब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और उनका इस तरह से कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उसे नहीं लगता कि ये कोई पैराडाइस है। इस बात पर सागरी भी उससे सहमत होती है और बोलती है कि जब इन स्टैचूज को हम अपनी तलवार से काटते हैं तो ये बिल्कुल लिविंग क्रीचर की तरह फील होते हैं। इस पर यूजी उन लोगों से बोलती है कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो चलो साथ मिलकर हम और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इस पर काबीमारू उससे पूछता है कि वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील क्यों कर रही है, आखिर वो सर्वाइव करने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट क्यों है। इस पे यूजू उससे बोलती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसे एक बहुत खतरनाक बीमारी है और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए ही वो पैसा कमाने के लिए शिनोबी बनी है। और उसके बाद यूजू एक झूठी कहानी बनाने लगती है, लेकिन गाबीमारू उससे बोलता है कि अगर तुम्हें झूठी बोलना है तो कम से कम एक अच्छी कहानी बना लो। आगे गाबीमारू उससे पूछता है कि तुमने माकिया को कैसे मारा। इस पर यूजू अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि तुम्हें दूसरों की जान की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से तुम ही मारे जा सकते हो। इस पर गाबीमारू बोलता है कि ठीक है, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वो और कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सागागिरी ये सोच रही होती है कि वो जब से आयरन पाई है वो बिल्कुल कमजोर लग रही है, उसने अभी तक कुछ नहीं किया है और अभी तक वो सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या इसलिए उसने अपनी मेहनत करके अपनी शॉर्ट स्किल को इम्प्रूव किया था। और ये सोचते हुए सागागिरी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर टोमन नाम का एक साइमन ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसका लाल बारो वाला कैप्टन उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि अब फाइनल स्टेप में उसे एक क्रिमिनल का गला काटना होगा ताकि उसका नाम लिस्ट के ऊपर आ सके। आगे हम देखते हैं कि रात को तोमा एक जेल के अंदर जा रहा होता है और जेल का दरवाज़ा खोल कर एक आदमी से मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि वो कैदी उसका बड़ा भाई होता है और टोमा यमादा कैंग के अंदर सिर्फ एक महीना पहले आया था ताकि वह मेडागन का बड़ा ऑफिसर बनकर अपने बड़े भाई को जेल से बचा सके। टोमा आगे सोचता है कि उसके बड़े भाई की सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसी भी हालात के हिसाब से ढल जाता है और किसी भी मुश्किल का सॉल्यूशन निकाल देता है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि टोमा उसका बड़ा भाई आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी टोमा का बड़ा भाई बोलता है कि ये सभी तो जिंदा लग रहे हैं, इसलिए इन्हें मारने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं आगे सोच रहा होता है कि उसके बड़े भाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी सिचुएशन को बड़ी आसानी से समझ लेता है। उसने तब भी हार नहीं मानी थी जब वो उनके फादर और मदर को मार दिया गया था। इसके बाद कुछ डाकुओं ने उन लोगों पर हमला किया, लेकिन उसका बड़ा भाई अपनी समझदारी से आगे चल के उस डाकुओं का लीडर बन गया। आगे हम देखते हैं कि जब सैनिक टोमा उसके डाकू को घेर लेते हैं तब उसका बड़ा भाई उसे बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाए और कुछ समय बाद वो उसे बचाने के लिए आए, क्योंकि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि टोमा और उसका भाई मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं। तब एक मॉन्स्टर टोमा को उसके बालों से पकड़ लेता है, लेकिन उसका भाई उसको वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद टोमा उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और बोलता है कि वो उसे आगे नहीं जाने देगा, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई आता है और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद टोमा का बड़ा भाई बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके खुद के वेपन से इनके ऊपर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके चेहरे को हमला करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। वो मॉन्स्टर्स अचानक से बोलना शुरू करते हैं कि मर्डर करना एक पाप है, इंसेक्ट और मछलियाँ भी जिंदा होती हैं, इसलिए उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह सब सुनकर तोमा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि क्या ये सब कोई देवता है? क्या वो लोग किसी पैराडाइज में नहीं बल्कि हेल में है जहाँ पर उनके पापों के लिए उन्हें सजा दी जाएगी। तभी तोमा के बड़े भाई को अपने फादर के एग्जीक्यूशन का टाइम याद आता है और बोलता है कि वो ये क्राइम और पाप की बातें सुन सुन कर थक चुका है। कोई और उसे नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है क्या नहीं। वो वही करेगा जो उसके मन में आएगा, क्योंकि वो अपना भगवान खुद है। और ये बोल के तोमा का बड़ा भाई एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और इसी तरह वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। तभी तोमा अपने फास्ट को याद करता है जिसमें हम देखते हैं कि तोमा रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसे अपने मैंशन में वापस जाना है। वो लोग समुराई के बच्चे थे लेकिन अब वो एक डकैत बन गए हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत।
इस पर उसका बड़ा भाई आता है, वो बोलता है कि वो इस तरह से वीक ना दिखे, नहीं तो वो मारा जाएगा। उसका बड़ा भाई आगे बोलता है कि अगर उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बस उसके ऊपर भरोसा रखे। एक बड़ा भाई होने के नाते वो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाएगा। इधर वापस हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि टोमा के बड़े भाई ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया है, और टोमा से बोलता है कि उसने अब फैसला कर लिया है, वो सभी मॉन्स्टर और क्रिमिनल्स को मार देगा, और अमृत को हासिल करके वो दोनों खुद अमृत पी लेंगे। तब मौत भी उन्हें नहीं बता पाएगी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। इस पर टोमा बोलता है कि क्या वो कर पाएंगे, आखिरकार ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और दूसरे सर्वाइवर्स भी अमृत हासिल करना चाहेंगे, और यहाँ पर कोई वीक तो सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो दूसरों को हरा के अमृत हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।